नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति में आज बात भारत और चीन के आर्थिक संबंधों की, और सवाल यह है कि क्या और भारत और चीन के आर्थिक संबंध एक झटके में तोड़े जा सकते हैं, जैसा कि इस समय देश में माहौल बना हुआ है। 20 जवानों की शहादत के बाद जाहिर है भारतीय जनता में चीन के खिलाफ काफी गुस्सा है और स्थानीय स्तर पर चीन के सामान का बहिष्कार किया जा रहा है। इसका आह्वान तमाम बड़े बड़े नेता और मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई ऐसा फैसला नहीं किया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत के बंदरगाहों पर जो चीन से सामान आता है, जो खेप आती है, उसकी कड़ी जांच पड़ताल की जा रही है और इसकी वजह से काफ़ी सामान वहाँ इकट्ठा हो गया। क्लियरेंस में, जो कस्टम का क्लियरेंस है, उसमें बहुत टाइम लग रहा है और जवाबी कार्रवाई चीन की ओर से भी हुई है। वहाँ पर भी हांगकांग और चीन के बंदरगाहों पर जो भारत का सामान है उसे कस्टम क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, जिससे कि भारत के निर्यातक संघों में बहुत चिंता है और निर्यातकों ने वाणिज्य मंत्रालय को बाकायदा एक पत्र लिखकर इस पर अपनी चिंता जाहिर की है। सवाल यह है कि एक तरफ सीमा पर तनाव और दूसरी तरफ व्यापार कैसे मुमकिन है, लेकिन सवाल यह भी है कि भारत और चीन के बीच व्यापार कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। इस सदी की शुरुआत में जो व्यापार महज 3 अरब डॉलर का बताया जाता था, वो 2018-19 में 87 अरब डॉलर तक पहुंच गया है और अब ये है करीब 100 अरब डॉलर। अभी भारत में जो 30 स्टार्टअप्स हैं यूनिकॉर्न, उस पर 18 ऐसे हैं जिसमें चीन ने बड़े पैमाने पर निवेश कर रखा है। यही नहीं, भारत दुनिया में दवा निर्यात में शीर्ष पर है, लेकिन 75 से 80% जो कच्चा माल है दवा का, वो चीन से आयात होता है। और ग्लोबल टाइम्स में चीन का एक तरह से जो आप मुखपत्र कह सकते हैं वहाँ की सरकार का, उसने साफ कहा है कि अगर भारत में बहिष्कार की यही गति रही तो चीन पलटवार करेगा और भारत से बड़े पैमाने पर जो टेक्सटाइल आयात होता है उसकी जगह बांग्लादेश से आयात किया जाएगा। अभी स्थिति यह है कि भारत से जितना चीन को निर्यात होता है उससे हम 4 गुना, यानी भारत 4 गुना आयात करता है, तो व्यापार संतुलन भी चीन की ओर झुका हमें नजर आता है। ऐसे में सवाल वही कि सरहद पर तनाव और आर्थिक मसलों पर क्या रिश्ता एक साथ चल सकता है, आखिर रास्ता क्या हो। आधे घंटे पर अगले हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर। राजनीति में हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर वी उपाध्याय, जो अर्थशास्त्री हैं और आर्थिक मामलों के जानकार। डॉक्टर अमन अग्रवाल है हमारे साथ, और इसके अलावा दीपक शर्मा, जो अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं स्वदेशी जागरण मंच के। शुरुआत करते हैं दीपक जी आपसे। अभी हमने सुना कि जो नेशनल को कन्वीनर हैं स्वदेशी जागरण मंच के, अश्विनी महाजन जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि चीन से पूरी तरीके से आर्थिक संबंध हमें तोड़ लेने चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये मुमकिन होगा, और अगर है तो फिर सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही? ये मुमकिन है। हम व्यापार के विरोधी नहीं हैं जी, लेकिन अगर कोई देश जिससे हम व्यापार करते हैं वो शत्रुता के स्तर पर उतर आए। अभी तक चीन केवल छल कपट से व्यापार करता था, अंडर इनवॉइसिंग से करता था, एंटी डंपिंग ड्यूटी को बचाते हुए यहाँ माल को डंप करता था। ये चीजें ऐसा नहीं, हम समझ नहीं रहे थे, लेकिन अब उसने न केवल छल से व्यापार जो करता है, उससे आगे बढ़कर अगर वो हमारे सैनिकों को शहीद करता है, हमारी भूमि पर वो कब्जा करता है, तो एक राष्ट्र के नाते हमें ये सोचना पड़ेगा, नेशन फर्स्ट। ये सैद्धांतिक रूप से मैं मानता हूं कि ये हो सकता है। अगर इसका हम व्यवहारिक पक्ष देखें तो हाँ, हो सकता है। हम नॉन एसेंशियल आइटम्स जो हैं उस पर हम बड़ी जल्दी अपने आप को हम तैयार कर सकते हैं। हम अगर देखें तो बिजली उपकरणों का आयात जो है वो 18 बिलियन डॉलर का है। सोलर पैनल का उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। हमने एक पूरा अध्ययन करके, केवल भावावेश में नहीं, अध्ययन करके हमने सरकार को अब से 3 वर्ष पहले सुझाव दिया था कि आप ये जो सोलर पैनल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ WTO। और हम ठीक है दीपक जी, फिर आएंगे आपके पास। 3 साल पहले आपने एक रिपोर्ट दी थी, ठीक है, आपने 3 साल पहले भारत सरकार को सुझाव दिया था।
आत्मनिर्भरता की ओर वो महत्वपूर्ण कदम हो सकता था आपके लिहाज से, लेकिन सरकार ने फिलहाल उस पर कोई फैसला अब तक तो नहीं किया है। अमन अग्रवाल जी, आप आर्थिक मामलों के जानकार हैं और अर्थव्यवस्था इस कोरोना काल में एक बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है, तो क्या कहेंगे आप? चीन के साथ आर्थिक संबंध तोड़ देने चाहिए या तोड़े जा सकते हैं एक झटके में? देखिए जी, जहां तक चीन के साथ प्रोफेसर अग्रवाल, आज तक कहा है ना, किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा है कि हम चीन के साथ, सरकार के साथ अपने आर्थिक संबंध तोड़ रहे हैं। और जिस तरीके से हिंदुस्तान अब एक फ्रेमवर्क में गया है, फ्री ट्रेड की बात करके, ओपननेस की बात करके, जो हम पहले हिंदुस्तान हुआ करते थे ब्रिटिश राज आने से पहले, उस तरफ गए हैं। वहां पे कहीं पे भी रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं है। हाँ, जो स्वयं अपने करने की बात है, सेल्फ रिलायंस की बात है, वो तो हिंदुस्तान पहले भी था और अभी भी कर रहा है। और जहां तक जैसे मित्र ने कहा कि जो है हम चाइना के सामान को देखें और चीजें करें, मेरे विचार में ये सिर्फ एक असंभव कार्य नहीं है। आज के समय में बहुत ही मुश्किल कार्य है। अगर आप कोई कंपनियां देखें, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की स्टार्टअप हो या बड़ी बड़ी कंपनियां हो, सब जगह चाइना का निवेश आया हुआ है। आप ये सोच सकते हैं कि एक झटके में उस निवेश को आप निकाल सकते हैं। एक बड़ा अच्छा वीडियो आया जिसमें दिखाया कि चाहे आप खाना खाते हैं, चाहे मार्केट से सामान आता है, चाहे आप ऑनलाइन खरीदते हैं, उन सब कभियों में चाइना का निवेश है। दूसरा, जो उनकी जो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की जो स्ट्रक्चर रहा है अब तक मार्केट के अंदर, वो एक आम आदमी जब खरीदने जाता है, हिंदुस्तान में तो चोर बाजार रहे हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर, वहां से चोरी का माल आदमी खरीदता है जब सस्ते माल में मिलता है। तो आप ये सोचिए कि जब एक चीज 100 रुपए की मिल रही है और वहां पे उसको 10 रुपए की मिल रही है, कौन जो आदमी आज के समय में जब पैसा पूरा नहीं है लोगों के पास, वो ये डिसाइड कर पाएगा कि हम ना खरीदें। जहां तक रोक की बात है, सामान ऑलरेडी रुका हुआ है बॉर्डर्स के ऊपर, कस्टम्स में जैसे ठीक कहा है रुका हुआ है। और वो एक जो रुका हुआ है उसको क्लियर होना, कब तक क्लियर होगा कब तक क्लियर नहीं होगा वो अलग चीज है। पर आज हम ये सोचें, आज के जमाने में सोचें कि हम सब कुछ बंद कर देंगे, जहां तक जो हो रहा है बॉर्डर्स पे वो नहीं होना चाहिए। वो उनको भी, चाइना को भी देखना जरूरी है, हिंदुस्तान को भी देखना जरूरी है। पर जहां तक ट्रेड की बात है, व्यवहार की बात है, और इस सरकार ने पूरी तरह अपनी क्षमता दिखाई, चाहे वो जायका के थ्रू दिखाई, चाहे वो रिक के थ्रू दिखाई, चाहे वो जो ब्रिक्स बैंक के थ्रू दिखाई। हमारा जो, चाहे किसी के साथ हमारी अनबन रही, पर हम लोगों ने जो डिप्लोमेटिक टाइज है, जो रिलेशनशिप रही है, ट्रेड जो रहा है, वो हमेशा इंक्रीज ही हुआ है पिछले 7-8 सालों में। चाहे थोड़ी बहुत दिक्कतें इधर उधर आती हैं, खिटपट होती है, और वो देखना जरूरी है कि आगे चल के वो खिटपिट ना हो। जी बिल्कुल। यानी जो नई, जो बदली हुई विश्व अर्थव्यवस्था है, उसमें शायद बायकॉट एक कोई ऐसा एक बेहतर रास्ता नहीं माना जाएगा, कम से कम आपका तो यही मानना है। प्रोफेसर वी उपाध्याय, हमने देखा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में खास तौर पर एक ज़माने में स्वदेशी आंदोलन एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था। विदेशी वस्त्रों की हमने होली जलाई, और वजह यह थी कि हम पर जो शासन कर रहे थे वो विदेशी थे और सीधे सीधे मैनचेस्टर से बना कपड़ा आता था। वो आज की दुनिया नहीं थी, आज की दुनिया बिल्कुल अलग है। क्या आपको लगता है अब बहिष्कार या चीन से आर्थिक संबंधों को लेकर एक तनातनी भारत के हित में है या फिर अहित में है, और फिर रास्ता क्या है? नहीं, इन चीजों को उस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। चीन से हमारे संबंध, आर्थिक संबंध काफी गहरे हैं। लोगों को लगता है कि हम उनसे कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं, छोटे मोटे बिजली के सामान या इस तरह की चीजें। पर दरअसल में अगर देखा जाए तो चीन का जो हमारा संबंध है वो खाली कंजम्पशन ही रिलेटेड नहीं है, वो हमारा सारे फैक्ट्री सिस्टम से, प्रोडक्शन से, सब चीज से उससे जुड़ा हुआ है। हम चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर देख लें या फार्मास्यूटिकल्स देख लें, या हमारा कोई भी, मान लो फोन, हम जो मोबाइल फोन बना रहे हैं, कोई भी चीज बना रहे हैं, तो उसमें आज की तारीख में वो इतना इंटीग्रेटेड होता है। अब हमारे यहाँ, अब चीन की बात है या साउथ कोरिया की बात है, किसी की भी बात है, अब हम कार खरीद रहे हैं, फोन खरीदे हैं, तो हम इसलिए थोड़ी खरीद रहे हैं कि हमने पैदा किए, पर हमने चूंकि दूसरे लोगों से सहयोग लिया है, तो उससे हम आज ये सारी चीजें हम खरीद पाते। तो अचानक ये कहना कि जो मेरे दूसरे साथी जो बोल रहे थे, उनका एक्चुअली ट्रेड पे कोई आर्गुमेंट नहीं आ रहा, वो तो एक नेशन के क्वेश्चन पर आर्गुमेंट आ रहा है। पर जब तक हमारी दोस्ती चीन से है, हमें उसे दुश्मन देश के सेंस में नहीं देखना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ऐसी कोई खास बात नहीं हुई है, तो फिर हम क्यों इस तरह के सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि अगर हम ऐसा कोई कदम उठाएंगे तो वो भी रिटेलिएट करेंगे, तो दोनों को ही नुकसान होता है।
तो उसमें ऐसा नहीं है कि खाली हम उन्हीं को नुकसान पहुंचा ठीक है। पाएंगे। इस तरह के जब भी स्टेप्स लिए जाते हैं तो जो भी कंट्रीज इन्वॉल्व होती है, अमेरिका आज जो भी कर रहा है इतनी थोड़ी है कि अमेरिका बच रहा है, अमेरिका को नुकसान होगा चीन के साथ जो झगड़ा कर रहा है, ट्रेड वॉर कर रहा है। तो इस तरह से इन चीजों से बचना चाहिए। दुनिया में अगर दूसरे देश कर रहे हैं तो उनके कोई कारण होंगे, लेकिन हमारे पास अभी ऐसे कोई कारण नहीं है कि हम इस तरह की राह पर जाएं। यानी हमारी तैयारी और हमारी जो बुनियादी स्थिति है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। दीपक जी, लेकिन एक सवाल तो उठता है, इस समय देश में लगातार चीन विरोधी माहौल है और बहुत स्वाभाविक है, और आप लोग बहिष्कार की बात और चीन से आर्थिक संबंध तोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने तो साफ कहा है कि कुछ नहीं हुआ है, चीन ने कहीं कब्जा नहीं किया, हमारी चीन का तो नाम भी नहीं लिया उन्होंने कहा हमारी एक इंच जमीन भी नहीं गई है। ऐसे में एक इस तरह से भावनात्मक माहौल बनाना ये कहां तक जायज है? इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसमें 3S कंपोनेंट्स हैं, सरकार, सेना और समाज। सरकार अपना काम करेगी और बखूबी किया भी है। चीन से आने वाली, जब हमने प्रधानमंत्री जी को सोलर पैनल के बारे में अवेयर किया, उसके बाद चीन से आने वाली 100 वस्तुओं पर एंटी डंपिंग ड्यूटी सरकार ने लगाई। अभी जैम में भी उन्होंने जो जहां से माल का उत्पादन हुआ है उसका उस स्थान, देश का नाम लिखा जाए। सेना अपना काम कर रही है, हमारे सैनिकों ने दिया। हम समाज की आवाज बनकर हम एक पब्लिक अवेयरनेस कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी का भी इसमें अब एक, जो पहले, अब से कुछ वर्ष पहले जो एक अर्थव्यवस्था के कारण एक थोड़ा सा एक नरम रवैया रहता था कि ठीक है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए और ये सब करके वो चाइना को लेके थोड़ा सा लिबरल रहते थे, उनके भी एक मन में आया है कि इस तरीके से चीन का सभी सेक्टर्स में जो प्रवेश है इकोनॉमी के। दीपक जी माफ करिएगा, यहाँ मैं आपको टोकूंगा। मेरी बात 30 सेकंड में। दीपक जी जरा सा आपको टोकना चाह रहा हूँ, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार कुछ भी करे, चीन कोलैप्स कर रहा है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बीच में एक सवाल, चीन गिर रहा है। आप मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात। नहीं, चीन गिर रहा है, आप ठीक है। RCEP प्रधानमंत्री जी ने मना किया, चीन ने ट्रैप करने की कोशिश की। OPOR में प्रधानमंत्री जी नहीं गए। चीन की टोटल प्रोडक्शन जो कैपेसिटी उसने बिल्डअप कर ली है, उसकी इंडस्ट्री 40-50% से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर रही है। चीन में अनरेस्ट है, चीन अपने बोझ से गिर रहा है। तो दुनिया का ध्यान बटाने के लिए वो इस प्रकार का एग्रेसिव होकर अगर वो चाहता है कि इकोनॉमी में स्पेस बना लेगा, तो हमें मजबूती के साथ उसको रिटेलिएट करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल रिटेलिएट करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपने एक दिलचस्प बात कही कि सरकार अपना काम कर रही, समाज अपना काम कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार की नीतियों के तहत ही भारत में चीन का सामान आता है, और अगर समाज उसका बहिष्कार करेगा तो नुकसान किसका होगा? क्या भारतीय व्यापारियों का नहीं होगा? अमन जी, जो हम कहते हैं कि चीनी सामान का बहिष्कार किया जाए, दरअसल वो चीनी सामान तो होता नहीं है, वो तो भारत के व्यापारी अपने खून पसीने की कमाई से खरीद कर भारत लाते हैं और यहाँ पर बेचते हैं ताकि उन्हें मुनाफा हो। तो अगर हम बहिष्कार करते हैं चीन का कोई भी सामान जो भारत के अंदर आ गया है, तो उससे चीन का नुकसान है या भारत का नुकसान है? देखिए जी, किसी भी टाइप के बहिष्कार जब किए जाते हैं तो कोई भी जो देश इन्वॉल्व होते हैं, दोनों का नुकसान होता है। हमने देखा जब अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा था पिछले 2-3 साल से, तो ये तो है नहीं कि चाइना कोई फायदे में रहा या अमेरिका कोई फायदे में रहा या उनके जो लोग हैं वो फायदे में रहे, ऐसा तो हमें देखने को नहीं मिला है। जो व्यापारी होते हैं वो और मार खाते हैं इसके अंदर, और ये देखने को मिलता है कि जो आम जनता है, जिसको हम कंज्यूमर कहते हैं और कंज्यूमरिज्म की बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा मार खाती है। उसमें भी जो गरीब तबके की जो जनता है, जिसके पास ज्यादा साधन नहीं होते, ज्यादा पैसा नहीं होता, डे टू डे वेजेस पे अर्न कर रहा होता है, उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। बिकॉज जो रोजमर्रा की चीजें जब चाइना के थ्रू आने लगती हैं, अमेरिका में भी देखने को मिला, यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, जब रोजमर्रा की चीजें, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी आइटम जब आने लगती हैं चाइना से, और जब व्यापारी को लगता है कि मेरे को उनको बेचने में मुनाफा ज्यादा है वेब से, कि मैं उसको यहाँ पे पैदा करूं, और काफी सारे स्टेट्स में ये देखने को मिला, ऐसा होने लगा है,
तो जब ये ऐसा होने लगता है तो हम जब यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू होगा उसका, तो उसके दाम 4 गुने, 5 गुने, 6 गुने हो जाएंगे। तो वो जो आम आदमी उपभोक्ता जिसके पास पैसा ऑलरेडी कम है, रोजगारी का साधन नहीं है, सरकार भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है, मार्केट में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि लॉकडाउन के फेज में चल रहे हैं, और ऊपर से आप एक और माल लगा दें उसके ऊपर कि जो है हम सस्ता माल नहीं खरीद सकते, हम तो महंगा खरीदेंगे क्योंकि हमारी लड़ाई चल रही है। अभी तो कोई युद्ध नहीं चल रहा, कोई वॉर नहीं चल रहा है, एक हुआ है, प्रॉब्लम हुई है, और जितने भी बॉर्डर देश हैं सबके साथ हमारी होती रही है। तो मेरे विचार में ये देखना जरूरी है, मैं जो सोल्जर्स की डेथ हुई मैं उनको सल्यूट करता हूं, मैं उनके फैमिलीज की, देशवासियों की भावनाओं को मानता हूं। ये दो चीजों को अलग रखना जरूरी है, इकोनॉमी को और जो एक सिक्योरिटी कंसर्न है उनको। उन्होंने इकोनॉमी के थ्रू अभी तक कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं पोज करी है हिंदुस्तान के प्रति। जो बैंकों में भी 1% का उससे उन्होंने किया, सब में निवेश हो रहा था, तो सरकार ने उसको क्यों नहीं रोका उस समय? बिल्कुल 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 अमन जी, आपकी बात समझ गए अमन जी की आर्थिक प्रश्न अलग हैं और जो हमारी सीमा की सुरक्षा का मसला है वो अलग है, सरकार उससे डील कर रही है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए राजनीति में हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। राजनीति में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या भारत और चीन के बीच जो आर्थिक संबंध हैं उन्हें एक झटके में तोड़ा जा सकता है। देश में इस समय चीनी सामान के बहिष्कार का एक दौर शुरू हुआ है, तमाम निचले स्तर पर आह्वान किया जा रहा है। हालांकि सरकार चुप है, पर असर यह है कि बंदरगाहों पर चीन का सामान भारत के बंदरगाहों पर रुका पड़ा है और चीन ने भी जवाबी कार्रवाई की है। चीन और हांगकांग के बंदरगाहों में भारतीय निर्यातकों का सामान भी रुका पड़ा है। इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या होगा? प्रोफेसर वी उपाध्याय हमारे साथ है। प्रोफेसर उपाध्याय, अभी आपने ब्रेक के पहले जो बातें सुनी, एक दो तरह का विचार है। स्वदेशी जागरण मंच वाले कह रहे हैं कि सीधे सीधे अब चीन को आप जवाब दीजिए और संबंध तोड़िए, और दूसरी तरफ अमन अग्रवाल जी कह रहे हैं कि हमें व्यवहारिक रास्ता देखना चाहिए, वही शायद तरीका है। जो पूरा स्थिति है कि एक तरफ सरकार की नीतियां हैं और दूसरी तरफ समाज का एक मानस है, इन दोनों में बड़ा फर्क है। और एक तरफ चीन के खिलाफ एक मानस को गरमाया जा रहा है और दूसरी तरफ चीन के साथ आर्थिक संबंधों को लेकर कोई साफ बात की भी नहीं जा रही है। तो क्या इसका नुकसान हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय कारोबारियों को नहीं होगा? हाँ, तो जैसा हम कह रहे हैं कि इसका तो बहुत बुरा असर पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था पे, और आज की तारीख में जिस तरह की स्थिति से हम गुजर रहे हैं वो तो सबको पता है कि जो लॉकडाउन से जो असर हुआ है कि अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है, जीडीपी 5 से 10% और भी ज्यादा गिर सकती है, एक डिप्रेशन की स्थिति है। अब ऐसे में हम ये सब कुछ करें, ट्रेड वॉर भी करें, तो हमारा सारा प्रोडक्शन सिस्टम ठप हो जाएगा, हमारी सारी दवाइयां बंद हो जाएंगी, हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरा हमारा ठप हो जाएगा। हम जो भी चीज यहाँ बना रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ योगदान सब बाहर वालों का होता ही है, ये हमें मानना चाहिए। तो और उसमें चीन चूंकि आज एक बड़ी शक्ति है तो उसका योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक बहुत अच्छी बात है। तो हमें खाली यही नहीं देखना चाहिए कि हम क्या उनसे कंज्यूम कर रहे हैं, उनका जो प्रोडक्शन में हमारा योगदान है, हमारी फैक्ट्रियां जो चल रही हैं उसमें जो कच्चा माल आता है, उसमें जो कंपोनेंट आते हैं, वो भी तो, उसमें भी तो चीन का योगदान है। तो ये सारी बातें, एंटी डंपिंग की बात की जा रही है। अरे एंटी डंपिंग एक छोटा मोटा मामला है, वो चलता रहता है, वो कोई नई बात नहीं है।
वो तो 20 साल से ये बातें थोड़ा बहुत हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, पर ये सब कुछ WTO के रूल्स के अनुसार ही करना होता है। आप ये थोड़ी है कि किसी एक कंट्री के अगेंस्ट रिटेलिएट करो, तो वो भी WTO रूल्स अलाउ नहीं करते, क्योंकि दूसरी कंट्री भी करेगी, उससे उनका भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा। तो जो अर्थव्यवस्था ऑलरेडी ठप पड़ी हुई है, उसमें क्यों इस तरह की ये जो बात फैला रहे हैं और इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं, उससे और हमें अर्थव्यवस्था में नुकसान करने की तरफ क्यों जाया जा रहा है, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। इसमें मीडिया का रोल भी बहुत ज्यादा भयंकर है। सोसाइटी की बात की जा रही है, लेकिन सोसाइटी को इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? जो गवर्नमेंट कुछ खुद कह रही है कि कुछ नहीं हुआ, तो आप चैनल्स देख के जो बाहर से फीड आती है, ऑस्ट्रेलिया से फीड आती है, अब वो फालतू के सैटेलाइट पिक्चर्स दिखाते रहते हैं, आप उन चीजों को सच मानो कि सरकार की बात की सच मानो? तो आपको जब तक कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं आती। बिल्कुल एक गंभीर सवाल, काफी गंभीर सवाल प्रोफेसर उपाध्याय आपने उठाया है कि मीडिया जिस तरह का माहौल बना रहा है और सरकार जो कह रही है उसमें बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन समाज तो मीडिया से इन्फॉर्म होता है और फिर उस तरह से ही रिएक्ट करता है जैसा रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। दीपक जी, हमारी सरकार ने कहा है कि हमारे स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, हम युद्ध में जा नहीं रहे हैं। इसके अलावा आप जिस तरह के सुझाव दे रहे हैं उसका अर्थ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो कोरोना काल में बेहद संक्रमित अवस्था में है, अगर हम ये कहें, निगेटिव ग्रोथ रेट की बात हो रही है और भीषण बेरोजगारी है, क्या आप इस तरह के भावनात्मक नारे उछालकर अंततः इस देश का जो गरीब आदमी है उसके खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं? जाहिर है जिसके पास पैसा है, जिसका पेट भरा, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। वो चीन के मोबाइल पर चीनी सामान के बहिष्कार के व्हाट्सएप सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन हकीकत की जो दुनिया है उसके बारे में हमारे दो अर्थशास्त्रियों ने आपको बताया। क्या आपको सचमुच इसमें कोई खतरा या कोई घाटा नजर नहीं आता? मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपने बाकी पैनलिस्ट को जैसे अनइंटरप्टेड समय दिया, मुझे भी वैसा ही लेवल प्लेइंग प्लेटफॉर्म देंगे। मैंने उनसे ज्यादा आपको समय दिया है। बीच में एक आध पूरक सवाल जरूर पूछे थे, आप निश्चिंत रहिए, समय आपको उनसे ज्यादा ही दिया है मैंने। बोलिए। मेरे दोनों मित्रों ने अपने प्रश्न में ही अपने प्रश्न का उत्तर दिया है। पूरी दुनिया में WTO के डेवलपमेंट मॉडल को लेकर एक बेचैनी है, खुद अमेरिका इससे निकल रहा है, रीजनल एग्रीमेंट्स के रास्ते बन रहे हैं, RCEP उसी का हिस्सा था। तो जो एक मॉडल डेवलपमेंट का WTO के फ्रेमवर्क में जो बना था वो फेल हो रहा है और कोरोना ने केवल उसको एक्सपोज किया है। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था की हालत में कोरोना का कुछ % योगदान है, लेकिन हम कोरोना से भी अगर पहले देख लें तो इतनी विषमतापूर्ण, इतनी शोषणकारी, इतनी बेरोजगारी फैलाने वाली जो वैश्विक फाइनेंशियल ऑर्डर ये WTO ने दिया है। हर देश मांग कर रहा है कि नया फाइनेंशियल ऑर्डर, नया फाइनेंशियल आर्किटेक्चर खड़ा होना चाहिए और हर देश डीग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो मेरे अर्थशास्त्री बंधुओं ने कहा कि बिल्कुल WTO ने ही बीमारी फैलाई है जिसके कारण से हम सस्ता माल खरीदने की तरफ जा रहे हैं। अब बात आई चीन की माल सस्ता होता है, यह एक विशेष सर्कल है। रोजगार घटा, आमदनी घटी, तो सस्ते माल का तर्क दिया गया। इसको हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं, चीन का माल अगर हम बंद करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री चलेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, महंगे माल को भी वो कहेंगे बहुत सस्ता है। भारत कोई भिखारी देश नहीं रहा है, वो कांजीवरम की साड़ियां पहनता था, बनारस का सिल्क पहनता था, एम्प्लॉयमेंट खरीद के हमने उसको ऐसा बना दिया कि चीन के सस्ते माल के लिए हम। दीपक जी, आपकी बात आ गई, समय कम है, मैं आपको और तथ्य दे रहा हूं। अंग्रेजों के आने के पहले जब मुगलों का शासन था तो दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का 1/3 हिस्सा भारत में था। ये सब अतीत है। आज की हकीकत यह है कि जब WTO बना 90s में, और स्वदेशी जागरण मंच को मैं उस समय से फॉलो कर रहा हूं, आप लोगों ने लगातार विरोध किया, लेकिन यह भी सच है कि आप जिस भारतीय जनता पार्टी का, RSS का समर्थन करते हैं, जब वो सरकार में आए हैं उन्होंने उसकी गति बढ़ाई ही है। और ऐसे खास समय में आप एक्सेप्टिव वॉल का काम जरूर करते हैं। आप सरकार का लगातार समर्थन करते हैं। आप जब चुनाव आता है तो आप समर्थन करते हैं, बाकी बयान हमने आपके लगातार सुने। ठीक है, वी उपाध्याय जी, क्या हम, ठीक है,
मैंने कहा ना कि राजनीतिक रूप से आप कहां खड़े होते हैं और सड़कों पर जब बात करनी होती तो क्या करते हैं, वो हम दोनों सन 90 से देख रहे हैं। बहरहाल आप बताइए वी उपाध्याय जी, अब जो स्थिति है कि ये कहा जा रहा है कि अगर चीन का सामान हम बंद कर देंगे तो हमारी इंडस्ट्री चल जाएगी। हम पहले कांचीवरम पहना करते थे, चीन का कोई उसमें रोल नहीं था। क्या ये सचमुच आर्थिक जो स्थिति है वो ऐसे है, ये संभावना बनती है? ये उल्टी बात कह रहे हैं। अरे भाई, कौन मना कर रहा है कि हम चीजें प्रोड्यूस नहीं करें? अगर हम चीजें कॉम्पिटिटिव रेट पर प्रोड्यूस करेंगे, हमारी चीजों की क्वालिटी होगी, तो लोग अपने आप खरीदेंगे। तो उस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारा प्रोडक्शन बढ़े। तो उसमें भी चीन आपकी हेल्प कर रहा है, आपको कंपोनेंट दे रहा है, आपको रॉ मटेरियल दे रहा है, आपके प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। तो आप प्रोड्यूस कीजिए। तो आप अगर कर पाओगे किसी दिन, तो अपने आप की जनता ठीक है, आपकी चीज खरीदेगी। पर आप उल्टा क्यों चल रहे हो? आप पहले हमारी अपनी सामर्थ्य बढ़ाओ, वही एक तरीका होता है। चीन ने भी यही किया था, चीन ने भी अपनी सामर्थ्य बढ़ाई है। बिल्कुल उसी तरह आप बिल्कुल। समय खत्म हो रहा है उपाध्याय जी, आपकी बात आ गई और महत्वपूर्ण बात यही है कि चीन ने आपको आत्मनिर्भर बनने से नहीं रोका है, पर सवाल यह है कि हमारा जो रास्ता है, जिस तरह से हमारी फैक्ट्रियां और हमारे उत्पादन की जो पूरी पद्धति है, उसमें आज चीनी कच्चे माल का एक बड़ा रोल है। सवाल यह है कि क्या हम जोश में होश खो देंगे? और यह भी सच है कि 20 जवानों की शहादत को कोई भी देश भुला नहीं सकता, भारत भी नहीं भुला सकता, और इसका जवाब तो चीन को दिया जाएगा, लेकिन जोश के साथ होश रखते हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।